आखिर परिवारवाद किस तरीके से फल और फूल रहा है और कौन कौन से राजनीतिक दल इसमें खाद पानी डालने का भी काम कर रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि परिवारवाद के खिलाफ लगातार आवाज उठाई जा रही है, आवाज बुलंद की जा रही है, लेकिन क्या उस पर काम भी किया जा रहा है? क्या परिवारवाद को खत्म करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है या फिर केवल आरोप और प्रत्यारोप का दौर ही जारी है? हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। मुकेश त्यागी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। संदीप चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मुकेश त्यागी जी आपसे, क्योंकि सबसे मुखर परिवारवाद के खिलाफ आप रहते हैं। हमने अभी सुनाया कि इसी 15 अगस्त को किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से परिवारवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं और परिवारवाद को लेकर के वो बेहद अक्सर आक्रामक नजर आते हैं। किसी रैलियों का मंच में हम देखें, कहीं भी देखें, लेकिन ये जो हमने कुछ तस्वीर, ये एक बानगी मैंने आपको दिखाई है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर जगह वही तस्वीरें हैं। देखिए, ऐसा है कि परिवारवाद के बारे में जहां तक मैं समझता हूं कि जो नेहरू गांधी डायनेस्टी है, विश्व में इससे बड़ा डायनेस्टिक रूल किसी ने कभी इतिहास में नहीं देखा हुआ। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आप देख लीजिए ये कौन सी पोस्ट है जो अभी तक जो है कांग्रेस पर अपना वर्चस्व बना के रखी हुई है। कहां पर डेमोक्रेसी है, कहां पर प्रजातंत्र है? मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी जी तो बिना किसी उसके ऊपर निकल के आए, प्रधानमंत्री बने। वो तो वंशवाद के माध्यम से नहीं आए, वो प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह का आप जानते हैं किस प्रकार से वो प्रधानमंत्री बने थे। सोनिया जी को पहले पूरे लोग कांग्रेसी रोए थे जब सोनिया जी ने मना किया था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, तो उन्होंने रिमोट कंट्रोल से जो है मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन प्रॉक्सी से सारी फाइलें, बरुआ जी की जो किताब है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उसमें साफ लिखा हुआ कि सारी फाइलें जो है सोनिया जी के माध्यम से क्लियर होती थी। तो कोई भी तो मुझे ये बता दीजिए कि कौन सा वंशवाद कांग्रेस पहुंचा है। हमारे बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो बिना किसी वंशवाद के माध्यम से ऊपर आए। मैं समझता हूं कुछ ऐसे उदाहरण होंगे जहां पर स्थानीय नेताओं ने अपने पुत्र को, अपने भांजे को, अपने भाई को टिकट दिलाए हुए। लेकिन हमारा सबसे प्राथमिक क्राइटेरिया योगेश जी ये है कि विनेबिलिटी, वो कौन ऐसा कैंडिडेट है जो जीतने के लिए सक्षम है, वो सबसे प्राथमिक क्राइटेरिया। उसके बाद अगर उसके अंदर कोई वंशवाद का एक कोई वो निकल आता है तो उसको लेकर के त्यागी जी, अगर परिवारवाद, आपने कुछ नेताओं का जिक्र किया, अगर मैं परिवारवाद का जिक्र करूंगा तो मुझे लगता है कि केवल मुझे गिनाने में, इसलिए मैं ये कहा शुरुआती दौर में भी कि एक बानगी है और पूरा समय केवल परिवारवाद, किसको किसको टिकट मिला, किसके भतीजों को, किसको भांजे को, किसको बेटे को, किसके सास को, किसके समधन को, केवल 1 घंटा इसी में निकल जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वंशवाद नहीं है राजनीति में, लेकिन आप ये बताइए कि अगर कहते हैं ना कि इफ यू वांट टू किल द कम्युनिस्ट यू हैव टू हायर द कम्युनिस्ट। अगर वंशवाद की ही आधार पर चुनाव कोई लड़ रहा है तो हमारा, मैंने आपसे पहले बताया, हमारा समीकरण सिर्फ जीतने का है। तो आपको, ठीक है, आपकी बात आ गई, आपका समीकरण सिर्फ जीतने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल और केवल जनता को संबोधित कर रहे हैं, उस पर अमली जामा पहनाने का भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं करती है। जीत के लिए आप परिवारवाद का सहारा लेना पड़े, किसी भी चीज का सहारा लेना पड़ेगा, आप लेंगे? नहीं, देखिए, हमारे सैद्धांतिक राजनीति करते हैं हम लोग। ये नहीं कि हम किसी भी प्रकार के कहीं से भी देख सकते। जिस प्रकार से राहुल गांधी को थोपा जा रहा है इंडिया की राजनीति के अंदर, लगातार 2019 में जब वो हारे बुरी तरीके से तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आज मुझे बताइए कि जब चुनाव हुआ कांग्रेस के अंदर, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में चुनाव हुआ, पहले से पता था कि ये झूठा और नाटक और आडंबर है। जो भी आज है, आज सारे प्रोजेक्शन, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तो ये 3 गांधियों ने मिलकर के जो है कांग्रेस को पूरा, मुझे बताइए हमारे यहाँ कौन सा ऐसा वंशवाद से ऊपर शीर्ष नेता आया हुआ है? हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रतिक्रिया है, जो जीतता है, जो अपना संगठन में लगातार काम करता है। आपने कहा जो जीतता है। आखिरी बार भारतीय जनता पार्टी संगठन का चुनाव कब हुआ था, ये बताइए आप। देखिए, संगठन का चुनाव हो ना हो, लेकिन हमारे ये वंशवाद का वो चुनाव नहीं है। अभी आप ही कह रहे हैं कि जो जीतता है वही हमारे यहाँ नेतृत्व करता है।
नहीं नहीं, ये वंशवाद के चुनाव का मतलब आप, मैं संगठन की चुनाव की बात आपने पूछी कि हाँ। संगठन में कब हुआ चुनाव? नहीं, ये आपने तो अध्यक्ष पूछा का था जिक्र आपने किया, प्रश्न। पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष का जिक्र किया, तो मैंने वही आपसे पूछ लिया। तो मैंने कहा कि भले ही चुनाव नहीं, लेकिन जो है परिवार के आशीर्वाद से कोई नहीं आता है हमारे यहाँ। परिवार के आशीर्वाद से मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे और उनको अभी तक वही आशीर्वाद मिल रहा है। जिस प्रकार से आप पोस्टर देखते हैं वहां पे राहुल गांधी के फोटो जब बड़ा होता है उनसे, राहुल गांधी जब बैठते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे उनके सबॉर्डिनेट हैं। तो ये जो इस प्रकार का दिखावा और आडंबर जो है कांग्रेस ने किया है, बिल्कुल केंद्रीय रूप से प्रशासित है संगठन कांग्रेस का। हमारे यहाँ हमारे प्रजातंत्र है, हमारे हर व्यक्ति विशेष को सुना जाता है। हर स्टेट के अंदर उनके जो बागडोर दी गई है, यहाँ पर तो बिना राहुल गांधी जी के कुछ भी शब्द किए हुए क्लियरेंस के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये तो हालत है, ठीक। सेंट्रलाइज्ड है, वहां पे बिल्कुल डिक्टेटरशिप है। ठीक तो है, ये जो पत्ता comparison करना, मैं आप समझता हूं आप बिल्कुल ये ही आरोप गलत जरूर है। लगा रहे हैं कि पत्ता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बिना इजाजत के नहीं हिल सकता, लेकिन ये आप भी जानते हैं, अब आप टीवी पर बैठ करके आप इस बात को स्वीकारें ना स्वीकारें कि जेपी नड्डा साहब के बिना इजाजत के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिना इजाजत के पत्ता कितने हिलते हैं, कितने नहीं हिलते हैं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, आपका परिवारवाद परिवारवाद है और भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद रणनीति। पांडे जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता जो बात कही, बड़ी दिलचस्प बातें उन्होंने कही हैं। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो परिवारवाद की व्यवस्था ही बदल दी है। उन्होंने जो परिस्थिति जन्य परिवार बनाया है, उनकी विवाहिता पत्नी के होते हुए उन्होंने पत्नी का परित्याग कर रखा है। उनके परिवार के 9 साल के टेन्योर में शादी ब्याह जो उनके संबंधियों में हुए हैं, भाइयों परिवार में हुए हैं, उसमें कहीं उनका उल्लेख नहीं है, कहीं उनकी उपस्थिति नहीं है। उनकी माँ थी तो वो सिर्फ उनके अपने जन्मदिन जाते थे और उनसे आशीर्वाद लेते थे, उसको राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रचार प्रसार करते थे। अब उनका परिवार परिस्थिति परिवार में अडानी अंबानी है, उनके हर परिवार के फंक्शन में, समारोह में वो मिलते हैं। तो उन्होंने तो परिवारवाद की व्याख्या अपने हिसाब से परिस्थिति जन्य कर दी है। तो सवाल यही बात है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को इन्होंने परिवारवाद के नाम पर घेरा है। आप समझिए कि परिवारवाद में क्या राहुल गांधी, क्या सोनिया गांधी, क्या प्रियंका गांधी चुनाव के माध्यम से संसद में नहीं आए? उन्होंने चुनाव लड़ा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़कर संसद पहुंचते हैं, तो फिर परिवार कैसे है? और इस देश में परिवार के हर सदस्य, देश के प्रदेश आमवासी को संवैधानिक अधिकार मिले हैं कि वे चुनाव लड़ नहीं, सकते हैं। अच्छी बात है प्रदीप जी, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को ये संवैधानिक अधिकार है कि वो चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है और चुनाव लड़ सकता है। लेकिन सवाल यहां पर इसलिए परिवारवाद का उठ रहा है, बीजेपी से हमने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि बीजेपी इसको लेकर के बेहद आक्रामक रहती है। आपसे सवाल इसलिए क्योंकि आप पर आरोप लगते रहते हैं। लेकिन आप जो पिछड़ों की बात करते हैं, क्या परिवार के इन सदस्यों के अलावा आपको दबे कुचले सदस्य वो नजर नहीं आते हैं जिनको आप राजनीति में लेकर के आए, उनका उद्धार करें, पढ़े लिखे वर्ग के लोगों को लेकर के आए जिनके पास ये स्थिति नहीं है कि चुनाव लड़ सके, पार्टी उनका सपोर्ट करे? सवाल ये है। योगी जी, आप समझें और देखें कि पिछले जो 65 साल कांग्रेस ने राज किया है, उसमें राष्ट्रपति हमने दलित दिया है, हमने प्रधानमंत्री भी दिया है, हमने महिला भी बनाई है, हमने समाज के हर छोटे और कमजोर वर्गों की पैरवी की है। क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस पार्टी शासन में आई थी और हमने सबसे पहले पिछले दुबड़े और कमजोर तबकों को उठाने के लिए ये काम किया। और देखिए, हमने ये आरक्षण व्यवस्था भी हमें लागू की थी, आज तक वो जारी है। आज भी हमारी कांग्रेस पार्टी कमजोर पक्षों और दलितों के लिए, उनके संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए हमारी स्थिति में हमने सामान्य और कमजोर वर्ग के लोग भी आज भी हमारी प्रतिभा में, आप देखिए खड़गे दलित हैं, आज हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्हें चुनाव लड़ा और उन्होंने चुनाव। मुकेश त्यागी जी वही तो कह रहे हैं किसके आशीर्वाद से वो अध्यक्ष बने हैं वो सब देश दुनिया जानती है, और कह रहे हैं हम भी जानते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि आप इनके बड़े शुभचिंतक हैं, बीजेपी भी तो कह रहे हैं कि हमने राष्ट्रपति बना दिया। साहब अब बताइए, महिला, वो भी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, जो कि ये पहली बार देश में हुआ है। बीजेपी कह तो रही है देश में व्यापक स्तर पर पार्टी को यथपथ यात्रा कर मजबूत करने का काम किया है। उनका एक अपूर्णीय सहयोग है जिसको उल्लेख कर जाना आवश्यक है। तो राहुल गांधी जी पद न होते हुए भी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। प्रियंका गांधी हैं, वो महिलाओं को जागृत करने का काम कर रही है। इसलिए पार्टी को अगर मजबूत करने का काम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कर रहे हैं, तो उनसे परहेज किस बात का होना चाहिए? वो कांग्रेस के शुभचिंतक हैं, काम कर रहे हैं, और उनके पूर्वजों ने इस कांग्रेस को सींचा है, खड़ा किया है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि अगर वो आ रहे हैं तो पार्टी को मजबूत है। और खड़गे जी को उन्होंने पद यात्राओं के माध्यम से, यूपी महिलाओं के सशक्त करने के माध्यम से दोनों ने मजबूत करने का काम किया है। तो ये प्रशंसनीय है
उनके पास पद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और जो उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान पार्टी को दिया है उसके लिए उनसे विचार विमर्श होता है और खड़गे जी उसे विमर्श करते हैं। चलिए, इसमें ठीक है। क्या बुरी बात है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचार विमर्श करना, उनका सहयोग लेना एक परंपरा है जो कांग्रेस निभा रही है। ठीक है, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं और सभी लोग ऐसे बता रहे हैं। मनोज यादव जी, आप लोगों का परिवारवाद, आप लोगों का मतलब कि विपक्ष का परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद नजर आ रहा है, और उनका जो परिवारवाद है वो चुनाव जीतने की रणनीति का एक अहम हिस्सा है। देखिए योगेश जी, इस देश की सकारात्मक सबसे महत्वपूर्ण इकाई परिवार है। अगर बीजेपी के लोगों को नहीं समझ में आता है तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए नहाने के लिए। बाकी मेरा कोई ऐसा शब्द नहीं है जो बीजेपी को बुरा लगे। कारण ये योगेश जी, बहुत बिग फैक्ट, पूरे भारत में राजनीति में जो परिवारवाद पे बहस होती है ये बेबुनियाद है और बेवजह। इसका भारतीय राजनीति में कोई स्थान नहीं, क्योंकि हम एक विकासशील देश हैं और विकासशील देश में जो बुनियादी मुद्दे, बुनियादी समस्याएं हैं, उन पे लगातार सरकारों को काम करना चाहिए। सरकार चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, कोई भी सरकार, ए टू जेड कोई किसी व्यक्ति की सरकार हो, अगर वो देश की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं और बेहतर काम कर रहे हैं तो उस सरकार को, जनता को पुनः चुनना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में और तमाम सारी जो उन लोगों के लिए योजनाएं हैं जो अभी पिछड़े हैं, जिनको बहुत सालों से वो स्ट्रीम लाइन में नहीं है, ये सबसे महत्व। अब आता हूँ बीजेपी के परिवारवाद और समाजवादी पार्टी और अन्य कोई परिवारवाद। देखिए, जनता के बीच में हम लोग जाते हैं और ये बहस इस डिबेट में आई कि जो व्यक्ति जनता के बीच में चुनाव लड़ने आता है उस व्यक्ति में कोई सवाल नहीं। आईएएस का बेटा जाए, परीक्षा दे, आईएएस नियुक्त हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। कोई जज का बेटा जाए, परीक्षा दे और जज बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। एलिजिबिलिटी अगर उसकी है तो वो जाके बन जाए। लेकिन बीजेपी बड़ी होशियारी से नेतृत्व की बात करती है। लेकिन मुझे फिर सवाल उठाना पड़ता है, योगी जी, फिर बीजेपी को एम्बेरस फील हो। हमने कहा था आपसे कि जिनके परिवार ना हो उन्हीं को आप प्रधानमंत्री बना। कौन कहा था भाई? ये तो तुम्हारा खुद का डिसीजन है। अटल बिहारी वाजपेयी बनाया, बिना शादीशुदा इंसान। नरेंद्र मोदी बनाया, शादी छोड़ के राजनीति करने वाला इंसान। योगी आदित्यनाथ को बनाया, वो एक बाबा मठ के मठाधीश और महंत है। तो अब ये तो तुम्हारी अपनी रणनीति है, दूसरे को क्या इस पे थोपने की बात कर रहे हो भाई? आपकी अपनी रणनीति, आप अपनी रणनीति चलाओ, डिबेट करो ना। 35 लाख करोड़ रुपए आए उत्तर प्रदेश में, या देश में जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात है उस पर डिबेट करो। अगर नहीं आता जाता है तो हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, आप थके हुए लोग, थक चुके हो राजनीति में, मुद्दा विहीन, सिद्धांत विहीन। अच्छा ठीक है मनोज जी, आपने बात कही, ठीक है, परिवार का आपने जिक्र किया, परिवारवाद से हमने इस मुद्दे को इसलिए उठाया क्योंकि लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग की जा रही है और लंबे समय से की जा रही है। आपने स्वास्थ्य का जिक्र किया, शिक्षा का जिक्र किया। अगर ये मुद्दे अहम हैं, जनहित में काम किए जा रहे हैं, जिनका हम रेवड़ी का भी जिक्र करते हैं, क्या किसी भी राजनीतिक दल को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो परिवार से हट करके हो, जिसको आपने कहा कि अगर आईएएस का बेटा आईएएस क्रैक कर रहा है तो आईएएस में बने, क्या दिक्कत है भाई, वो जाए अपनी कुर्सी संभाले। लेकिन इसमें तो कोई मापदंड ही नहीं है ना। समस्या तो यहां पर आ जा रही है। नेताजी संबोधन में कह रहे हैं कि हम पिछड़ों दलितों के बड़े शुभचिंतक हैं, लेकिन दलित और उन पिछड़ों का क्या भला कर रहे हैं, सवाल यहां पर खड़ा हो जा रहा है। योगेश जी, बड़ी अच्छी बात आपने पूछ ली और इसके लिए आपका आभार, क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स नोट भी किया था और आप सवाल ना पूछते तो शायद मैं मिस कर जाता। पीडीए समाजवादी पार्टी को परीक्षण के लिए ले लेते। हाँ। पीडीए की बात कर लो, समाजवादी पार्टी को परीक्षण पे, कसौटी पे खरा उतरने की बात करो। आप देखिए, समाजवादी 95% समाजवादी पार्टी में जो लीडर स्थापित है या जो हो रहे हैं, उनका समाजवादी पार्टी में उनका बैकग्राउंड उठा के चेक कर लीजिए, इंक्लूड मी। मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, आप मेरा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। मेरे खानदान में कोई राजनीति में नहीं, अरे कोई प्रधान नहीं बना आज तक इस तरह का, और मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। मैंने कोई परीक्षा थोड़ी नहीं दी, मेहनत की, काम किया, पार्टी ने हमारे कामों को देखा। आप एक लंबे समय से मुझे जानते हैं, इस चैनल में आप लखनऊ में मेरे साथ डिबेट करते थे, सोचिए वहां से मैंने अपनी हिस्ट्री शुरू की और यहाँ तक आए। इसी तरह चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे मंत्री हो,
एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ के समाजवादी पार्टी में 95% लोग ऐसे हैं जो किसी भी परिवार से नहीं आते हैं। जिन शब्दों को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो पिछड़े हैं, वो दलित हैं, वो अल्पसंख्यक हैं, वो गरीब है, उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। किसकी बात करेंगे? आजम साहब की बात करेंगे, बहुत पुराने हमारे विधायक हैं, या दुर्गा प्रसाद यादव की बात करेंगे जो आजमगढ़ से 9 बार के विधायक हमारे दोनों रह चुके हैं। इनका बैकग्राउंड उठा के देखिए, ये किस बैकग्राउंड से? लेकिन उसके बाद जो बेटों पर आ रहा है वो तो सियासत, राजनीति वो तो परिवार की सियासत संभाल रहे हैं ना, वो तो बागडोर संभाल रहे हैं ना। देखिए, जनता के बीच में जाके जो परीक्षा हाँ उतर रहा है, इसलिए साहब वो चुन के आ रहा है। बिल्कुल स्पष्ट सीधी बात। ये अगर पैमाना गलत है तो फिर संविधान में संशोधन। अब इसी बात को हम समझ लेंगे संदीप चौधरी जी से। एक लाइन हाँ बोलिए। अगर बीजेपी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो संवैधानिक संशोधन कर दे, जैसे कि अमेरिका में 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते, वैसे संवैधानिक संशोधन करके एक नियम बना दे कि आप 3 बार से ज्यादा सांसद नहीं बन सकते, 5 बार से ज्यादा विधायक नहीं बन सकते। इस तरह का जो भी नियम कानून लाना है बीजेपी लाए और पकड़ ना चिल्लाए। ठीक है, आपको वो नियम और कानून मान्य होगा, कानून बना दिया जाए आपके मुताबिक। लेके आए लेके कानून, ठीक है, अगर हिम्मत है तो। चलिए हम अभी पूछ ले रहे हैं संदीप चौधरी जी, अब आप परिवारवाद की जरा परिभाषा बताइए दर्शकों को हमारे। और दूसरी बात, क्योंकि सभी राजनीतिक दल ये कहते हैं कि भाई हमको जनता ने जिताया, हम सदन के अंदर आए, अब उसमें हमारी क्या दिक्कत? हमने भी एग्जाम दिया जनता के बीच में और जनता ने हमको पास किया, तब हम सदन के अंदर बैठे। और फिर ये सभी राजनीतिक दल परिवारवाद, ये क्या फिर भोंपो बजाते रहते हैं? देखिए योगेश जी, जो परिवारवाद की बात है, आपने शुरू में ही कई एग्जाम्पल दिए, यही लोग दलों को चला रहे हैं और इन्हीं लोगों के घरों से, परिवारों से लोग निकलकर आगे आते हैं। इस बात को भी सभी जानते हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं योगेश जी? हाँ जी बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो इसमें जो समझने वाली बात है योगेश जी, वो ये है कि कोई भी दल हो, उसमें कोई भी बचा नहीं है, सभी एक जैसे हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो। कि जो बात बीजेपी प्रवक्ता ने कही वो बहुत सही बात कही उन्होंने, कि हम लोग जीत की बात देखते हैं कि हमारा कौन कैंडिडेट जीत सकता है, और यही बात सभी पार्टियों में सभी के लोगों पर लागू होती है। जो जीत सकता है, इन लोगों की कैलकुलेशन होती है, उसी को टिकट दिया जाता है। अब उसमें ये चीज आ जाती है, अगर मेरे पिताजी मंत्री रहे या मुख्यमंत्री रहे तो देखिए उनका एक सर्कल डेवलप हो जाता है, उन्होंने लोगों के काम भी किए होते हैं, लोगों को किसी न किसी तरीके से कनेक्टिविटी बन जाती है, तो उनके बच्चों को उसका फायदा मिलने की उम्मीद रहती है। लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता, वो लोग चुनाव हारते भी हैं। आप ये देखिए, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे, चौधरी अजीत सिंह चुनाव हारे, उनके बेटे भी चुनाव हारे। इसी तरीके से आपने देखा डिंपल जी चुनाव हार गई थी, बीजेपी के कई बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं, खुद अटल जी भी चुनाव हारे हुए थे। आपने देखा अमृतसर से जाके जेटली साहब चुनाव हार गए थे। तो ये चीजें राजनीति में चलती रहती है, लेकिन अगर दूसरे के ऊपर हमला करना हो तो ये एक मुद्दा अच्छा लगता है। और चूंकि कांग्रेस बहुत लंबे समय तक राजनीति में रही है, बीजेपी पिछले 10-15 साल से, आप 10 सालों से देख रहे हैं, तो इतनी लोगों के अवेयरनेस की कमी होती है। लेकिन आपके पास आपने तो पूरे देश को आईना दिखा दिया। जो जनता गांवों में रहती है, जिनके पास इतने आंकड़े नहीं है, जो अपने काम में रोजी रोटी में लगे रहते हैं, उनको ये लगता है सुनने में कि जैसे कांग्रेस पार्टी तो केवल और केवल परिवारवाद है और बाकी दूसरी पार्टियां ठीक है। तो ये कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने बात को जनमानस तक पहुंचाने में कैसे कामयाब हो जाती है? और हम देखते हैं आमतौर पर लोग उनकी बातों पर विश्वास भी करते नजर आ रहे हैं। आपने कहा कि ये सियासी हथकंडा सभी राजनीतिक दलों के साथ हो सकता है, उनके लिए हो सकता है, लेकिन अन्य राजनीतिक दल जब अपनी बात रखते हैं तो उस पर थोड़ा सा लोगों का विश्वास डगमगाता है। क्या वजह है? देखिए योगेश जी, एक आज आपको लोग सुनना शुरू करते हैं, आप अच्छा बोलते हैं तो आपकी बातों पे यकीन करेंगे। अगर लोग मुझे पिछले 10 सालों से सुन रहे हैं और मैंने कहा कि किसानों की आय 2 गुना करूंगा, सबको 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तो वो 5 साल 10 साल बाद आप मुझे कहेंगे संदीप आपने ये बात कही थी भाई, वो पूरी नहीं की। तो चीजें, कुछ नई चीजें पब्लिक के बीच में परोसने की कोशिश की जाती है और अब लोग समझ गए हैं। जिस तरीके से आपने बीजेपी के बहुत सारे रिकॉर्ड सामने रख दिए कि ये देखिए तो परिवारवाद है। आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में भी परिवारवाद के उदाहरण है। आपके नोएडा में पंकज सिंह बैठे हैं, पंकज सिंह से बड़ा क्या उदाहरण होगा कि उनके पिताजी देश के रक्षा मंत्री हैं, बेटा विधायक है। तो ये चीजें सभी पार्टियों में है। लेकिन मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूँ योगेश जी कि हमारे देश में प्रजातंत्र है, चाहे मुख्यमंत्री का बेटा चुनाव लड़े,
चाहे प्रधानमंत्री का बेटा बहू कोई भी चुनाव लड़े, उसको जवाबदेही जनता तय करती है, उसको जनता के बीच में जाना पड़ता है। अगर जनता को लगता है ये चुनाव हारना चाहिए तो जनता उसको चुनाव हरा सकती है। और हमारे यहाँ आप भी चैलेंज कर सकते हैं, मैं भी चैलेंज कर सकता हूँ, हम भी कहीं से पर्चा भर सकते हैं। हम निर्दलीय अगर हमने जनता के बीच में काम किया है तो हम उस कैंडिडेट को हरा सकते हैं। और ऐसे कई जगह एग्जाम्पल है जहाँ निर्दलीय लोग चुनाव हराते हैं, बड़े बड़े नेताओं को चुनाव हराते हैं। लेकिन ये एक चटपटा मुद्दा है और इसको कैश किया जाता है, दूसरी चीजें इसके साथ में लगा दी जाती है और परिवारवाद के उसमें लोगों को लपेटने की कोशिश की जाती है। हालांकि आज की तारीख में ये चीज कारगर नहीं है। लोग हंसते हैं इस तरीके की बातें सुन करके, क्योंकि जब दूसरी पार्टियों से परिवारवाद का एग्जाम्पल, अब सिंधिया जी को देख लीजिए, सिंधिया जी आए, उनसे बड़ा परिवारवाद का एग्जाम्पल क्या होगा? पूरा हिंदुस्तान जानता है, जानता है। उनके तो पिताजी अरबी राजा महाराजा रहे, उनके किले हैं, वो तो कब से परिवारवाद का एग्जाम्पल है। तो उनको वेलकम कर लिया जाता है, क्योंकि राजनीति में जो मुकेश जी ने कहा था, अपना बेनिफिट, अपनी जीत, वो चीजें देखी जाती है और वही चीज चल रही है। सभी पार्टियां वही करती है। बल्कि मैं ये कहूंगा, अगर आप क्षेत्रीय दलों की बात करें, आप समाजवादी पार्टी की बात करें, तो एक मुलायम सिंह जी का परिवार छोड़ के आप मुझे दूसरा परिवारवाद का एग्जाम्पल नहीं दे सकते। आप चौधरी अजीत सिंह की पार्टी की बात करें तो उनके परिवार को छोड़ के दूसरा एग्जाम्पल नहीं दे सकते। जबकि बीजेपी और कांग्रेस की जब आप बात करेंगे, हर प्रदेश में कई परिवारवाद के आपको उदाहरण मिल जाएंगे। त्यागी जी देखिए, संदीप जी भी कह रहे हैं कि चलिए सबसे मुखर तो अब समाजवादी पार्टी को शुरुआती दौर में रहे। अगर उत्तर प्रदेश में हम देखें, केंद्र में आप कांग्रेस को हत्थे लेते हैं, बिल्कुल टारगेट कर लेते हैं। आपकी परिवारवाद पर निशाना साधना है तो साधना है, कैसे भी कर करके। लेकिन संदीप जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में देखा जाए तो प्रत्येक राज्य में मिलेगा परिवारवाद का उदाहरण। कमाल कर रहे हैं भैया आप। ये देखिए, पहले मैं आपको समाजवादी के बारे में बताऊं। राम मनोहर लोहिया की समाजवादी पार्टी जो जनता दल से टूट करके 1990 में मुलायम सिंह यादव बने, और उसके बाद मैं आपको पूरी श्रृंखला बता देता हूँ। ये अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि हमारे यहाँ वंशवाद नहीं। मैं समझता हूँ वंशवाद की पराकाष्ठा लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया और उनके पूरे परिवार के लोग ही राज सत्ता का भोग उठा रहे हैं। इसी प्रकार से मुलायम सिंह यादव जी के जो बेटे हैं, मैं उनका बहुत सत्कार करता हूँ मुलायम सिंह जी का। उनके बेटे अखिलेश यादव, अब मैं आपको नाम शुरू करता हूँ, धर्मेंद्र यादव, राम गोपाल, शिवपाल, उनके भतीजे, जो दूसरी पत्नी साधना के जो पुत्र है, उनकी पत्नी डिम्पल यादव, वो आप ही के साथ है। लंबी श्रृंखला है, वो आजकल आप ही के साथ है। इसके अलावा इनको और कोई दिखाई नहीं देता है। और ये वंशवाद की पराकाष्ठा पे पहुंचने के बाद घड़ियाली आंसू बहा रहे, अरे देखिए दूसरों के वंशवाद है, हमारे वंशवाद नहीं। इस प्रकार की जो ये बातें कर रहे हैं, बहुत बौनी बातें हैं। ये एक वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं कि हमारे वंशवाद नहीं है। मुझे आप ये बताइए कि कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से आपको मैं स्टैटिस्टिक्स दे सकता हूँ, हम लोग शायद वंशवाद में 10% हो गए इन पार्टीज के आगे, अगर हो गए भी, लेकिन वो भी कॉम्पिटेंस के आधार पर उनको इलेक्शन लड़ाया जाता है। ये नहीं कि वो इनके बेटे हैं तो उनको इलेक्शन लड़ा जाए। और जहां तक कंपैरिजन कांग्रेस का मैं आपको बता, अरे हमने तो आंकड़े रख दिए, अभी भी कहिए तो मैंने मध्य प्रदेश के केवल रखे हैं, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के रख दिए। जी सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए, कांग्रेस का बंटाधार क्यों? परिवारवाद की वजह से, क्योंकि वो परिवार के कुछ ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ाना चाह रहे थे जो पोलिटिकली कॉम्पिटेंट नहीं थे, और वो इलेक्शन अमेठी में हार गए। तब इनको महसूस हुआ। मुझे इससे बताइए कि मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले कांग्रेस के अंदर कौन सा अध्यक्ष बना है गांधी परिवार को छोड़ करके? कौन बना है, जरा बताइए। ये परिवार से सब निकल के एक ही परिवार का पेड़ है जिसके जड़ और पत्ते सब गांधी परिवार से सींचते हैं। तो ये वंशवाद आप कहाँ कंपैरिजन करने, कहाँ का रोड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा? बिल्कुल भी कोई तुलनात्मक रूप से हमारी कोई उससे कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। अरे हमारी देखिए 2 से आज हम 303 पर पहुंचे हैं, और कांग्रेस की स्थिति 1885 एओयू ने सेटअप करके आज उनकी वस्तु स्थिति क्या हो गई है? ये परिवारवाद का कारण है। सोनिया जी का अपने पुत्र के मोह ने कांग्रेस को ले डूबा है। अब वो किसी तरीके से खींचतान करके उनको लेकर के आ रहे हैं। चलो बेटा कोई बात नहीं, चलिए पहले मनोज जी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्रदीप चतुर्वेदी से लेंगे। तो ये कहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं? योगी जी, डिबेट ही नहीं है इस बात को लेकर के। आप कांग्रेस और बीजेपी को कंपेयर कर रहे हैं, आप मुलायम सिंह को और बीजेपी को कंपेयर कर रहे हैं। आप लालू प्रसाद यादव के देख लीजिए, कहीं टिक ही नहीं रहे, उसमें से किस कहीं टिक ही नहीं रहे लोग। तो आधार तो मजबूत होना चाहिए, आपकी डिबेट का आधार ही मजबूत नहीं है। कंपैरिजन ही गलत है, मैं ये कह रहा हूँ। कैसा कंपैरिजन गलत? बताइए क्या कर दें ये कंपैरिजन? एक सेकंड रुक जाइए, नहीं अरे रुक जाइए जरा, बता देते हैं। छत्तीसगढ़ आते हैं। अब मैंने आपको मध्य प्रदेश दिखाया इसलिए आपको थोड़ा सा तकलीफ हुई होगी, मुझे मालूम है।
आप किसी भी जाहिर तौर पर आप जिस मुद्दे को लेकर के लगातार सक्रिय रहते हैं उसी मुद्दे को मैं आपके सामने रख रहा हूं और विद आंकड़े रख रहा हूं, तो तकलीफ तो होनी लाजमी है। त्यागी जी, लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को 12 बार, आप फिर से सुन लीजिए भाषण। आज मैंने जब इस पूरी रिपोर्ट बनाई तो मैंने सुना 12 बार मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद का जिक्र किया, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जहां भी उन्होंने रैली की हर जगह उन्होंने परिवारवाद का जिक्र किया। आप बताइए, राजस्थान में मैं परिवारवाद का उदाहरण दूं, छत्तीसगढ़ में दूं, मध्य प्रदेश का दे ही दिया। कोई गलत नहीं किया। और परिवार तो आप कह रहे हैं आधार नहीं है, फिर आप इस मुद्दे को लेकर के आक्रामकता दिखाते क्यों हैं? आप जनता के बीच में गलतफहमी फैलाते क्यों हैं? इसलिए दिखा रहा हूं, सुन तो लीजिए योगेश जी, आप इसलिए आक्रामकता दिखा रहा हूं कि आपका कंपैरिजन जो है तुलनात्मक होना चाहिए। तुलनात्मक ऐसा होना है कि भाई चलो बराबर की, बिल्कुल बराबर मैंने दिखाए। आप फिर से रिपोर्ट देखिएगा। बिल्कुल मेरी रिपोर्ट कभी असंतुलित हो ही नहीं सकती। मेरा पूरा प्रयास रहता है, और फिर व्यक्ति हूं, रोबोट नहीं हो सकता, कभी कुछ गलतियां हो जाए। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, त्यागी जी फिर से मेरी रिपोर्ट देखिएगा। जितने उदाहरण मैंने आपके दिए उतने उदाहरण मैंने कांग्रेस के दिए हैं। मुझे मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा दर्द होगा इस मामले को लेकर के, इसीलिए मैंने कोई खामी रखने की, हर खामी को पूरी करने की कोशिश की है। मनोज जी आप आइए, पहले मनोज जी को आइए। योगेश जी बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ, एक सवाल का, आप जब आपने डिबेट इतनी हीटेड कर दी है तो एक सवाल का जवाब। हाँ बोलिए, मैं दे रहा हूं, आप पूछिए। बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले नॉन कांग्रेसी कौन सा अध्यक्ष बना है कांग्रेस का, बता दीजिए। अरे आप बता दीजिए भैया साहब, हमने तो पूछ लिया चुनाव, ये कांग्रेस ये प्रदीप जी बताएंगे, हम क्यों बताएंगे? हमने प्रदीप जी को किस लिए बुलाया? इसलिए बुलाया है ना, हमने प्रदीप जी को। सवाल आपसे भी होगा, सवाल प्रदीप जी से भी होगा। ये उत्तर है, तुलनात्मक नहीं है ये डिबेट। अब आपको नहीं लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? फिर से देखिएगा मनोज जी। देखिए योगेश जी, बीजेपी गाली देती है 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों जब वो परिवारवाद पे एक गंदा प्रधानमंत्री के द्वारा रेफरेंस दिया जाता है पूरे भारत। मैंने कहा भारत की सबसे प्रमुख इकाई जो है वो परिवार है। और क्यों? आप जाइए, अमेरिका चले जाइए, लंदन चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, वहां पे परिवार का कोई मतलब नहीं, और कोई एकाकी जीवन जीना चाहता है। और जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है, जो शक्ति है, वो परिवार है। परिवार से मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से एक पूरा एरिया बनता है, एरिया से विधानसभा बनती, विधानसभाओं से लोकसभा बनती, लोकसभाओं से राज्य बनता है, राज्यों से देश बनता है। यही तो हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है, और उसी खूबसूरती को प्रतिदिन चाकू से घायल करते हैं बीजेपी। हर दिन उस पे खंजर से वार करते हैं। और मुझे शर्म इस बात के लिए आती है ऐसे लोगों पे, प्रधानमंत्री से लेके बीजेपी के प्रधान तक, कि परिवारवाद की परिभाषा किस किताब में लिखी है जो आप रोजाना यहाँ पढ़ते हो? क्या कारण है भाई? किस रीजन से आप पढ़ते हो? गाली देने का शौक है तो हमने आपको बाउंड नहीं किया, आप राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री बना दो। हमने आपको बाउंड नहीं किया, कांग्रेस ने आपसे जबरदस्ती नहीं कही कि आप नरेंद्र मोदी को ही बनाओ। आप तो तीसरा ढूंढ रहे होगे जो बे औलाद हो, पत्नी छोड़ हो। चलिए ठीक है मनोज जी, आएंगे आपके पास, फिर से आएंगे दोबारा आपके पास आएंगे। पत्नी छोड़ और क्या छोड़? राहुल गांधी जी क्या है आपके? अरे क्या पत्नी छोड़ कर रहे हैं? किस प्रकार की? मनोज जी रुकिए, एक सेकंड मनोज जी रुक जाइए, मनोज जी रुकिए, दोबारा आएंगे आपके पास, दोबारा आएंगे आपके पास। एक सेकंड रुक जाइए मनोज जी, रुकिए भाई, रुकिए। प्रदीप चतुर्वेदी जी अब रुक जाइए, त्यागी जी आप भी रुकिए, प्रदीप गलत संगठन है इसमें। आप व्यक्तिगत जब होने लगे, नहीं व्यक्तिगत किसी को नहीं होने देंगे हम। प्रदीप चतुर्वेदी जी, प्रदीप चतुर्वेदी जी, सवाल ये है कि आप बताइए, त्यागी जी कह रहे हैं खड़गे साहब के पहले आप बताइए कि कौन गैर गांधी परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, किसके नेतृत्व में कांग्रेस चलती रही? जरा जवाब दे दीजिए आप। देखिए, कलकत्ता अधिवेशन में एक चुनाव हुआ था अध्यक्ष का, जिसमें सीताराम केसरी, जितेंद्र प्रसाद और राजेश पायलट ने चुनाव लड़ा था, अगर आपको याद हो। कहां बने वो? ये चुनाव कलकत्ता के अधिवेशन में हुआ था, और उसमें सीताराम केसरी जी चुनाव जनता जानती है। ठीक है, तो इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव नहीं हुए। चुनाव हुआ, सीताराम केसरी अध्यक्ष बने, जितेंद्र प्रसाद के सामने लड़े, और उस चुनाव में राजेश पायलट भी चुनाव में लड़े थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे यहाँ किसी बात की कोई समझौता नहीं है। हम लोकतांत्रिक से बात करते हैं, सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं, और हमारी पार्टी ने जब भी चुनाव कराए हैं पार्टी में, बहुत आपस में समझदारी के साथ हुए हैं। इसलिए आपका कहना, भाजपा में तो वाजपेयी जी की सरकार के आने के बाद में आज तक चुनाव नहीं हुआ, आपके मुख्यमंत्री नॉमिनेट होते हैं। आपके यहाँ जो नामांकन की पद्धति है वो चल रही है। आप चुनाव आपने उसमें उत्तराखंड में
हारे हुए विधायक को आपने मुख्यमंत्री बनाया। आपने तो सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कोने में रखा हुआ है। चलिए ठीक है। जिस तरह से आपका जो एकल नेतृत्व है, हाँ। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म आपने एक्सेप्ट किया है, जो जिस तरह से अमेरिका में शासन चलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में अपने पीएमओ में 467 आईएएस ऑफिसर नियुक्त कर वो सारी व्यवस्था को देख रहे हैं। तो अघोषित रूप से आप अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली का शासन यहाँ पे काम में ले रहे हैं, लेकिन चुनाव लोकतांत्रिक है, प्रधानमंत्री बने हुए हैं, मंत्रियों को अधिकार नहीं है, सारे सचिव जो आपके आईएएस ऑफिसर्स का जो आपका मंडल है उससे आप काम कर रहे हैं। तो आपने तो लोकतंत्र में जो व्यवस्थाएं देश में हैं उनको कोने में रख करके अपनी सुविधा के अनुसार से प्रधानमंत्री जी शासन चला रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है, देखिए किसी ठीक है, आ गई आपकी बात। संदीप जी समझ लेते हैं। संदीप जी, त्यागी जी को इस चर्चा में आधार नजर नहीं है परिवारवाद को लेकर के। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात को खारिज कर रहे हैं, वो परिवारवाद को लेकर के हर रैलियों में संबोधित करते हैं। अगर इस चर्चा में कोई आधार नहीं है तो उनकी बात में क्या आधार है? फिर परिवारवाद को लेकर के कोई मुद्दा ही नहीं उठाना चाहिए। तुलना ठीक नहीं है योगेश जी, तुलना के नहीं, आपने कहा चर्चा का आधार नहीं है। आप फिर से आप सुन लीजिएगा। नहीं, मैंने कहा तुलना का आधार नहीं है। चलिए ठीक है, तुलना भी आप देख लीजिए। खैर संदीप जी, तुलना का आधार नहीं है। मैं त्यागी जी को सुन रहा था। हाँ। देखिए, अगर हमारा कोई बड़ा नेता कोई बात कहता है और वो धरातल पर सही साबित नहीं होती है तो उसमें प्रवक्ता की जिम्मेदारी है कि वो उस पे बोलने से बचे। उसको सही साबित करने में वो गलत ही गलत साबित होता जाएगा। वही चीज अभी कह रहे हैं कि तुलनात्मक। देखिए, मैं तुलनात्मक की भी योगेश जी आपकी संशय दूर कर देता हूँ। अगर आप तुलनात्मक करते हैं, देखिए आप उत्तर प्रदेश में आ जाए, किस एक एक स्टेट करके कोई भी स्टेट आप ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, समाजवादी पार्टी को और बीजेपी को हम अभी तुलना करते हैं। समाजवादी पार्टी में आपने मुलायम सिंह परिवार का नाम ले दिया, एक परिवार हो गया। दूसरे परिवार का नाम आप बताइए कौन सा है दूसरा परिवार। और मैं अभी कांग्रेस के परिवार उसके बीजेपी के परिवार आपको बता देता हूँ कितने हैं। फिर आप उत्तराखंड में आ जाइए, एक परिवार से अलावा दूसरे परिवार का आप बता दीजिए। आप हरियाणा में आ जाइए, मैं आपको 10-10 परिवार बता दूंगा हर स्टेट में बीजेपी के। और आपके लिए तुलनात्मक ठीक नहीं है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में शुरू कीजिए आप। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। फिर तुलनात्मक भी अगर मैं त्यागी जी से अनुरोध करूंगा, अभी चर्चा खत्म होगी, ये पूरी डिबेट, क्योंकि अब समय नहीं बचा है मेरे पास, नहीं तो मैं अभी फिर से सुनवा देता और दिखा देता, वो फिर से रिपोर्ट दिखाता, वो रिपोर्ट फिर से त्यागी जी को मैं पहुंचवा दूंगा और त्यागी जी देखेंगे कि तुलनात्मक आधार बिल्कुल सही है या नहीं। और अगर नहीं सही होगा तो मैं आपसे दावा करता हूं त्यागी जी, आप मुझे फोन कर सकते हैं और इसके लिए मैं आपसे माफी भी मांगूंगा अगर तुलनात्मक सही नहीं होंगे आंकड़े मेरे, तब। क्योंकि मैं बता रहा हूं, मैं अरे रिपोर्ट आपको पहुंचा दूंगा, आप रिपोर्ट देख लीजिएगा। त्यागी जी, कभी गलती का प्रयास नहीं करिएगा और मैं गलती होने नहीं देता हूं। और फिर मैंने कहा गलती हो जाए तो फिर व्यक्ति हूं, आपसे भी गलती होती है, मुझसे भी होती है, लेकिन आज के दौर पर अगर आज की मैं जिक्र करूं तो तुलनात्मक आंकड़े बिल्कुल मैंने सटीक रखे हैं। जितने आंकड़े मैंने आपके दिखाए हैं उतने कांग्रेस के दिखाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समय के अभाव चलते अब चर्चा कहीं पे हमें विराम देना पड़ेगा। और लगातार जिस तरीके से परिवारवाद को लेकर के लगातार बहस छिड़ी हुई है, लेकिन परिवारवाद का नाम अगर ले लिया जाए किसी पार्टी से सवाल पूछ लिया जाए, किसी पार्टी से सवाल पूछने के बाद ये पूछ लिया जाए कि आखिर आपका परिवारवाद क्या परिवारवाद नहीं है, तो दर्द हो जाता है। और दर्द होना लाजमी है, क्योंकि सवाल में जवाब निकल करके जो आया कि सत्ता पर काबिज होना है, एन केन प्रकारेण। सियासी हमले अलग हैं, लेकिन सत्ता पर काबिज